वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। जैसा आप सभी को पता है जो अपना क्लास चल रहा है, ठीक है, टॉपिक वाइज थियरी एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर हम साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो नंबर 21 है, क्लास नंबर 21 है और इस क्लास से, ठीक है, इस क्लास से हमने आपको टोटल 20 क्लास करवा दी है। 20 क्लास में हमने 17 टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। 17 टॉपिक आपके सिलेबस में जो दे रखा है, ठीक है, 38 टॉपिक दे रखा है, उनमें से 17 क्लासें हो चुकी हैं। 17 टॉपिक की क्लासें हो चुकी हैं मात्र 20 वीडियो में, ठीक है। और ये जो 21 नंबर का वीडियो है, इस वीडियो में हम आपका जो टॉपिक दे रखा है सिलेबस में 18 और 19 नंबर। 18 नंबर में क्या दे रखा है? समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, लक्षण, ठीक है। और 19 नंबर में आप सिलेबस देखेंगे, ठीक है, तो 19 नंबर में आपको दिखाई देगा बुखार, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी शोषण, रक्तचाप, ठीक है। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और इसका ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, ठीक है। और इन दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 नंबर बनेंगे, ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न इन दोनों टॉपिक को मिलाकर आने वाले हैं आपके एग्जाम में। देखिए गाइज, जब मेरा पहला क्लास आया था, ठीक है, टॉपिक वाइज थियरी एमसीक्यू का, मैंने आपको वहीं पे ही बता दिया था कि भैया अब मैं शुरू कर दिया हूँ थियरी पढ़ाना, और वो भी टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार। तो सभी जगह आपको अब यही पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ पैटर्न को, वैसे अब सब कॉपी करके करेंगे और आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जिनसे आप 4000 का कोर्स खरीदे हो, जिनसे आप 5000 का कोर्स खरीदे हो, ठीक है, पहले उनके पढ़ाने का तरीका क्या था, अब पढ़ाने का क्या तरीका है, बिल्कुल यहीं से चीज़ें कॉपी होती हैं, यहीं से कॉपी होती हैं। ऑलरेडी सभी को पता है भैया। चाहे वो एग्ज़ाम के एनालाइज की बात कर लें हम, चाहे एग्ज़ाम डेट की बात कर लें, या फिर वैकेंसी आने की डेट जो यहाँ पे बता दिया जाएगा, वही हर एक जगह चिपका हुआ आपको दिखाई देगा। हर एक जगह वही चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो आप एक ट्रस्टेड, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आप एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे हैं भैया। आपको विश्वास नहीं होता है, किस लिए? क्योंकि वीडियो की क्वालिटी शायद नहीं अच्छी होगी, चमक धमक नहीं रहता है, डिजिटल बोर्ड नहीं रहता है, लेकिन कंटेंट में भैया दम है, ठीक है। समय आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया 200 रुपये के कंटेंट से भी सिलेक्शन हो सकता है। बस वो अलग बात है कि पढ़ने वाला या फिर कंटेंट में क्या क्वालिटी है, ठीक है, ये चीज़ मैटर रखता है, ठीक है। अगर चमक धमक लाएं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे लाएं क्लास, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चाहे वो कंटेंट कुछ भी हो, लेकिन अच्छा लगेगा, सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है। वो चमक धमक, वो रंगीन, वो कलरफुल, वो हर एक चीज़ आपको अच्छा केवल दिखाई देगा, लेकिन सिलेक्शन तो कंटेंट में क्वालिटी जो रहेगी वो सिलेक्शन दिलवा सकता है, ठीक है। और क्लास पूरी आपको करवाई जाएगी, इस बात की बिल्कुल चिंता ना किया करें। क्लास में डिले हो सकता है और थोड़ी व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, 4-6 दिन व्यस्तता ज़्यादा थी, क्योंकि भैया हमें आप लोगों के लिए नहीं और लोगों के लिए भी कार्य करना रहता है, ठीक है, और लोगों के लिए कार्य करना रहता है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे, देखिए यूट्यूब पे मेडिकल के फील्ड में इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसके पहले मैं जिन लोगों के लिए था, जिन लोगों के लिए कार्य करता था, उनका समस्या था, तो उनके समस्या के समाधान में ज़्यादा व्यस्त हुए थे। बाकी आप लोगों के लिए भैया अब आए हैं तो नया अलग क्रांति ही लाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से एसएससी रेलवे में बदलाव हुआ है, उस तरीके से आपके, ठीक है, आपके विभाग में भी बदलाव आएगा। रेलवे पटरी पे आई है, रेलवे में भर्तियां नहीं आती थी, बिल्कुल सुव्यवस्थित और एकदम कैलेंडर के प्रारूप तरीके से भर्तियां आ रही है, बदलाव हो गया है। आप में भर्तियां नहीं आती थी, ठीक है, आप परेशान रहते थे रिजल्ट को लेकर, हर एक चीज़ को, लेकिन शुरुआत हमने कर दिया। बस यही है कि इस विभाग के जो टीचर्स लोग हैं यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जो भी पढ़ाते हैं, इनमें यूनिटी नहीं है। एक अकेला चना क्या ही भार फोड़ता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ भैया जितना हो सकता है अकेला। और आप लोगों में भी ये चीज़ होना चाहिए, जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो आपकी मुसीबत में साथ नहीं दे रहा है, उनका भी आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपके रिजल्ट को लेकर, आपके वैकेंसी निकलवाने को लेकर, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर जो नहीं साथ दे रहा है, बिल्कुल उनका सपोर्ट ही नहीं करना है। लेकिन आप लोग खुद ये चीज़ नहीं कर पाते। अभी वेटिंग लिस्ट को लेकर देख ही लीजिए, एनएचएम 17,000 की जब भर्ती आई थी, एनएम का कोर्स भर भर के बेचा गया, 3,000 का बेचा गया, 2,000 का बेचा गया, ठीक है। उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तब कोई साथ में नहीं आया, ठीक है। अभी वेटिंग लिस्ट
जो 0.52 नंबर से रुक गए हैं, इनका कोई वीडियो सिंगल एक वीडियो कोई नहीं बना रहा है कि भैया इनके लिए हम चीज़ें करें, कोई नहीं कर रहा है। जब यही वेटिंग क्लियर हो जाएगी तो वीडियो आके बनाएंगे। न्यू भर्ती बहुत जल्द आएगी, वेटिंग हो गई क्लियर, आप लोग मेरा कोर्स कर लीजिए न्यू भर्ती के लिए, ठीक है, अभी से तैयारी करिए। क्यों भैया करें यार, तुम्हारा कोर्स क्यों लें, क्यों पढ़ें। जो गाइडेंस यहाँ पे मिल जाएगी भैया, जो मार्गदर्शन हम दे देंगे वो मार्गदर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लीजिए। एक एक चीज़ें मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें आप पहले से बता देता हूँ। जैसे कि बहुत लोगों का भविष्य का सवाल, ये जो लोग एक्सपीरियंस लगाए हुए हैं, अब उनका भविष्य क्या होगा राम ही जाने, आयोग ही जाने, वो आयोग ही जाने, उनके ऊपर डिपेंड क्या है। जो एक्सपीरियंस लगा दिए हैं निचम 17,000 वाले, आपकी भर्ती नहीं आई थी तभी मैं बोल दिया था कि एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। अगर जनवरी से पहले भर्ती आती है तो, जनवरी के बाद आएगी तो एक्सपीरियंस लगा देना है, जनवरी से पहले आएगी तो भर्ती आ जाती है तो एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। लेकिन पता नहीं किन लोगों की बातों में आकर एक्सपीरियंस यस कर दिया आपने, और जो बताया था मुझे अच्छी तरीके से पता है कौन बताया था कि अनुभव प्रमाण पत्र में 1 साल लगा दो, अनुभव प्रमाण पत्र में 1 साल यस बोल दो। जो लगाया मुझे अच्छी तरीके से पता है। अगर उन स्टूडेंट के साथ गलत होता है जिन्होंने उनकी बात मान कर ये चीज़ें की है तो भैया लाइफ में कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बेरोजगार स्टूडेंट की दर्द पीड़ा क्या रहती है वो हम ही समझ सकते हैं, ठीक है। आपने अपने फायदे के लिए बोल दिया कि नहीं यस कर दो, नो कर दो, ठीक है। अगर उनके साथ भगवान ना करे गलत हो, उनका रुक ना जाए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ फोकस करना है, पढ़ाई पे ही फोकस करना है। पढ़ाई पे ही फोकस करना है। एग्ज़ाम निकलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे की चीज़ें देखेंगे, उसके लिए भी सॉल्यूशन है, उसके लिए भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। तो अभी इस विषय को लेकर चिंतित ना हो कि भैया हमने लगा दिया था अब नो नहीं हो रहा था मॉडिफिकेशन में, तो और भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ आपका फोकस पढ़ाई पे हो, सिलेक्शन हो जाएगा, डीवी से बाहर नहीं होंगे, कोई डीवी से बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है, ठीक है। लेकिन गलतियाँ आप लोग करते हैं तो उस पर थोड़ा सोच समझ के चीज़ें किया करें, ठीक है। तो सर चलिए हम आज की जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। विद प्रूफ भी बताता हूँ यार, कोई नहीं बताएगा कि इस टॉपिक से आप कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बता दे तो बताइए हमें। अब इसी को देखकर बताने लगेंगे तो अलग की बात है। लेकिन मैं ऊपर जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि हर एक टॉपिक का नाम लिखता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस टॉपिक से इतने नंबर पक्के, विद प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि देख लो भैया इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे गए। ये चीज़ कोई बताता नहीं होगा, लेकिन अब शुरू कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो तैयारी आप सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं। और देखिए पीडीएफ के लिए भैया, पीडीएफ के लिए फी तो देना ही पड़ेगा, 200 फी है, ठीक है, 200 फी है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जैसे ही देखिए कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहता है, उस ग्रुप पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ से नंबर निकाल के हमें मैसेज करेंगे सर पीडीएफ चाहिए, फी देंगे। फी देने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ से आप पीडीएफ लेके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेंगे तो भैया आपकी तैयारी बेहतर रह जाएगी, ठीक है, बेहतर हो जाएगी। मैं कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता हूँ, आपके सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस में दे रखा है, एकेडमी जो आपने पढ़ा है उन्हीं से लेकर चीज़ें बताता हूँ। एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, नहीं कि बीएससी नर्सिंग का तक बता दूँ या फिर जीएनएम लेवल तक बता दूँ। वो कोई देखिए नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम की बात करें तो आपका और उनका सिलेबस मैच है, लेकिन लेवल की बात होती है, ठीक है, लेवल की बात होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेवल की बात कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में भैया जैसे कि विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है, आपके लेवल में केवल इतना ही दिया है, आपके सपोज दैट आपके या फिर किसी भर्ती परीक्षा में केवल इतना ही दिया है कि विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है, ठीक है। अब अगले स्तर की जो अगला लेवल है, ठीक है, आपसे ज़्यादा, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ पे विटामिन डी की कमी से क्या होता है, प्लस विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है ये भी डीप में दिया है। तो भैया जब आपके केवल इतना ही दिया है कि विटामिन
विटामिन डी की कमी से ये चीज़ होती है, लेकिन उसका केमिकल नेम के बारे में नहीं दिया है, तो केमिकल नेम क्यों पढ़ना हमको। सपोज दैट एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि आपके विटामिन डी को लेकर आपके सिलेबस में है, केमिकल नेम भी है और उससे संबंधित रोग जो होते हैं वो भी है। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ कि कहाँ से लेवल का डिफरेंस होता है, वो लेवल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और शर्म होनी चाहिए उन गुरुजनों को कि भैया यार 38 टॉपिक को लेकर 4000 कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फी है भैया, इतना फी यार, चीज़ें अब क्या ही बता सकते हैं। लेकिन आप उनको भी लगता है कि आप खुश हैं, आप उन 4000 देने को तैयार हैं, तो वो फी अपना बढ़ा के रखें। लेकिन यहाँ पे फंस जाते हैं वो लोग जो भैया जिनकी स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, 4000 रुपये में क्या ही बता, 4000 रुपये माने रखता है उनके लिए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए चीज़ें हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत है। तो उन लोगों के लिए मैं बोला था, वीडियो भी बनाया था कि भैया गुरुजनों आप लोग फी थोड़ा कम कर दीजिए, या 38 टॉपिक को भी, या 38 टॉपिक सिलेबस से आना, ये एक ही सब्जेक्ट, वो भी आपका जो सब्जेक्ट है एक ही सब्जेक्ट, और भर्तियों में भैया रीजनिंग पढ़नी रहती है, मैथ पढ़नी रहती है, जीके पढ़नी रहती है, उसको सभी को मिलाकर तब जाके 300-400 रुपये कोर्स रखते हैं लोग। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो एएनएम का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का हो, भर भर के पैसे लिए जा रहे हैं। कोई 4000-3000 के नीचे बात ही नहीं करता है। लेकिन बदलाव आएगा, चेंज आएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस बार तो नहीं, लेकिन अगले पास से जरूर ये फी 4000 से 400 ना कर देंगे, तब बताना आप, ठीक है। 4000 से 400 पे आ जाएंगे, बदलाव ये भी लाएंगे, ठीक है। चलिए हम पढ़ने वाले हैं भैया, जो अपना टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। हालांकि टाइम की वैल्यू है भैया, यहाँ पे आपको भी टाइम की ज़रूरत है, आपके पास भी टाइम की कमी रहती है, हमारे पास तो ऑलरेडी रहता ही रहता है। तो हम पढ़ेंगे समुदाय में रोगियों की देखभाल पहले, ठीक है। समुदाय में रोगियों की देखभाल, आपको एज एएनएम क्यों नियुक्त किया जा रहा है, बताइए क्यों नियुक्त किया जा रहा है? ताकि आप अपने आसपास के समुदाय, जैसे आप सीएससी बोलते हो ना, सीएससी बोलते हो, पीएससी बोलते हो, एससी बोलते हो, ठीक है, सब सेंटर हो, तो यहाँ पे नियुक्त क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि जो समुदाय के लोग हैं, ठीक है, आपके समुदाय के लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, वो चाहे सामान्य समस्या हो, चाहे गंभीर समस्या हो, इन समस्याओं को पहचानो और उनकी समस्या के लिए उचित प्रबंध करें, इसीलिए आपको नियुक्त किया जा रहा है। अब वो प्रबंध, वो मैनेजमेंट टीका के रूप में आप कर ही रहे हो, टीकाकरण दे रहे हो, तो मैनेजमेंट ही हो रहा है। उनकी समस्या आपने पहचाना, उनकी समस्या का व्यवस्था करेंगे भैया, उनका समाधान करेंगे, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, टीका के रूप में कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे नियुक्त हो गया किसी भाई का, ठीक है, किसी फार्मासिस्ट का हो गया, किसी बहन का हो गया, किसी स्टाफ नर्स का हो गया, ठीक है जी, स्टाफ नर्स के रूप में हो गया है। तो ये लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनकी जो स्वास्थ्य की समस्या है उन्हीं का तो उचित प्रकार से प्रबंधन ही कर रहे हैं ना। तो यही स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भैया एज अ एएनएम, एज अ स्टाफ नर्स, एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ फार्मासिस्ट, आप समुदाय में विभिन्न सामान, ठीक है, विभिन्न प्रकार के सामान हो या फिर गंभीर हो स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना और उनका उचित प्रबंधन करना आपका एक जिम्मेदारी है, ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है। क्लियर? देखिए, रोग और उनके समान लक्षण पूरा हम थोड़ा सा क्या क्या पढ़ेंगे उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ऊपर की चीज़ें देखते हैं, बाद में फिर डीप में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन की चीज़ें, ताकि रिमाइंड आपके दिमाग में बना रहे कि हम ये चीज़ पढ़ेंगे, इसमें ये चीज़ है, ठीक है। जैसे फीवर पढ़ेंगे, फीवर में सबको पता ही है बॉडी का टेम्परेचर अगर 99 फ़ारेनहाइट या फिर आप डिग्री सेल्सियस में देखेंगे, ठीक है, सेल्सियस में जाएंगे 37.2, ठीक है, इससे अधिक होता है बॉडी का टेम्परेचर, तो बोल सकते हैं कि फीवर है, बुखार है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? फीवर है, बुखार है, ठीक है। ध्यान देना है, बॉडी में टेम्परेचर, बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ना है। वो इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का, आपके हाथ में थोड़ा सा छिल गया, आपके शरीर में कहीं पे फोड़ा या फुंसी हो गया, कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना तय है, ठीक है। देखिए, अब बुखार कोई बीमारी नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर ही बढ़ जाना बुखार कहलाता है, ठीक है।
अगर आप बोलोगे कि बुखार बीमारी है तो बीमारी नहीं बोलते हैं यार, बस शरीर का तापमान नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना ही बुखार कहलाता है, इतना ही समझ लीजिए। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मुंह सूखना, जीभ पर कोटिंग होना, ठीक है, और मितली वमन जैसा होना, ठीक है, श्वास का तेज हो जाना, ठीक है, और जो शरीर और जोड़ों में दर्द, पता ही है बुखार में कितना दर्द होता है। डेंगू पकड़ लीजिए यार, डेंगू में कितना पैर या मांसपेशियां ये सभी दर्द होते हैं, पैर की मांसपेशियां कितना दर्द होती हैं। तो ये नॉर्मल लक्षण है, ठीक है। और ठंड से कांपना, पता ही है ठंड से कांपना, राइगर आ जाता है ना, राइगर आ गया तो बहुत तेज ठंड लगती है, ठीक है। देखभाल इनका कैसे किया जा सकता है, ठीक है। देखिए अभी हम छोटा छोटा रिमाइंडर के रूप में पढ़ रहे हैं, बाकी आगे डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि भैया आपके सिलेबस में चिपका रखा है इन्होंने कि और आता है प्रश्न, ठीक है, बुखार से संबंधित प्रश्न आता है, ठीक है, फीवर से संबंधित। देखभाल में क्या करेंगे, रोगी को आरामदायक और स्वच्छ बिस्तर पर रखना, ठीक है, और पर्याप्त तरल पदार्थ जैसे गुनगुना पानी, ठीक है, सूप देना, ठीक है, ठंडा चीजें नहीं देना होता है, गुनगुना पानी फीवर के टाइम पे। और नियमित रूप से तापमान की जांच करना, ठीक है, नाड़ी की जांच करना, और डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाइयाँ देना, ठीक है। देखिए अतिसार में दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा हम जो पढ़ेंगे अतिसार के बारे में पढ़ेंगे, डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये दो से अधिक बार पानी जैसे दस्त होना अतिसार कहलाता है। इसके लक्षण क्या हैं, बार बार पतले दस्त, पेट में दर्द, ऐठन, निर्जलीकरण और कमजोरी जैसे चक्कर आना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे भैया, देखभाल, ठीक है, डायरिया में, ठीक है, डायरिया में क्या ऐसे प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देखभाल शामिल है जो एक डायरिया रोगी को किया जाता है, ऐसे करके प्रश्न आएगा। और ये सारे पॉइंट दे रखा रहेगा, ठीक है, सारे पॉइंट दे के रखा रहेगा, ठीक है। देखिए तीन डिफरेंस पॉइंट रहेंगे, एक अलग आपका ये चीज रहेगा, तो वहीं आपको ये सारे पॉइंट याद रहेंगे तभी आप बना पाएंगे प्रश्न, ठीक है। तो डायरिया में ORS का घोल देना, स्थिति के अनुसार, रोगी की स्थिति के अनुसार उसको 2 बार देना है कि 3 बार देना है कि 4 बार देना है, ठीक है। तो ORS का घोल उसकी स्थिति के अनुसार, ठीक है। उबला हुआ पानी और सुपाच्य भोजन जैसे खिचड़ी देना, ठीक है। निर्जलीकरण के लक्षण दिखाने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वहाँ पे फिर IV के द्वारा फ्लूइड्स, देखिए तरल पदार्थ दिया जा सके, ठीक है। जैसे चढ़ा बोलते हैं ना कि भैया पानी चढ़ रहा है, ठीक है, पानी चढ़ रहा है तो IV फ्लूइड से ही लगाते हैं, ठीक है, जब बॉडी में ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है। तो कब्ज में क्या रहता है, मल त्याग करने में कठिनाई को कब्ज कहते हैं, ठीक है। कब्ज किसे कहते हैं, मल त्याग करने में कठिनाई होते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है भैया, ठीक है, इसके लक्षण जैसे पेट में दर्द हुआ, चिड़चिड़ापन हुआ, ठीक है, सिर दर्द हुआ, अपच हुआ, भूख न लगना, तो कब्ज की ये लक्षण है। इसकी देखभाल, कब्ज से संबंधित जो रोगी है उसकी देखभाल आप कैसे करेंगे, तो रोगी को रेशेदार भोजन के लिए और गुनगुना पानी पीने के लिए बोलेंगे, ठीक है। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, यानी कि खा के दिन भर आराम करें, बैठे रहें, कोई काम धाम ना करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी कब्ज की शिकायत हो सकती है, ठीक है। फ्रैक्चर, चौथे पॉइंट में हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर में क्या, हड्डी टूटने को फ्रैक्चर कहते हैं, सभी को पता है। इसके लक्षण कैसे हैं, जो प्रभावित एरिया रहता है, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र रहता है, वहाँ पे दर्द और सूजन ज़्यादा रहती है, ठीक है, और प्रभावित अंग का रंग बदल जाता है, ठीक है, जैसे कहीं पे चोट लगा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें चोट लगा हुआ है, ठीक है, किसी भी आघात की वजह से चोट लग गया है, कोई बाहरी चीज से आघात हुआ है, चोट लगा हुआ है भारी, जैसे हम सड़क पे ही जा रहे हैं यार, या फिर बाइक ही चला रहे हैं, स्कूटी ही चला रहे हैं, तो गिरे हमारे गिठुना है, ठीक है, गिठुने में यहाँ पे जो चोट लगा है तो वहाँ का रंग आपको देखेंगे ब्लैक हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो इसका कलर थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है, रंग बदल जाता है। इसकी देखभाल कैसे करेंगे, हड्डी को स्थिर रखना होता है, ठीक है, मूवमेंट नहीं करना होता है, हड्डी को स्थिर रखना होता है। ये हम जब फर्स्ट एड पढ़ेंगे, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सक देखभाल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीप में पढ़ेंगे और अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे हड्डी को स्थिर रखना होता है, फ्रैक्चर क्षेत्र को हिलाने से बचाना होता है, ठीक है, तुरंत प्राथमिक उपचार और डॉक्टर से परामर्श लेना होता है। फिट्स के बारे में, मिर्गी के बारे में, यह मस्तिष्क के विद्युत गतिविधियों में असमानता के कारण होता है। इसके लक्षण कैसे हैं भैया, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन, मुंह से झाग आने लगता है, जीभ का कटना होता है, होश खो देना होता है। बहुत सी असमानताएं अवधा, देखिए बहुत सी जो मान्यताएं हैं समाज में भी चल रही है कि किसी को मिर्गी आता है तो भैया देखते हैं, ठीक है, ठीक है, जूता सुंघाते हैं या फिर और भी चीजें जो भी स्मेल करवाते हैं कि ऐसे जो स्मेल जो और सुविधाजनक नहीं होती है उस प्रकार से स्मेल देते हैं, तो ये गलत मान्यताएं हैं, ठीक है, ये समाज में जो मान्यताएं आ रही हैं वो गलत, अब भैया पता नहीं ये सही होता है कि नहीं, लेकिन ये गलत मान्यता है, ऐसा साइंस बोलता है, ठीक है, ऐसा
आपका मेडिकल बोलता है, ठीक है। उसमें देखभाल में क्या करना होता है, रोगी को सबसे पहले आरामदायक स्थिति में, ठीक है, और हवादार में लिटा देना चाहिए, ठीक है। हवादार आरामदायक स्थिति में रिकवरी पोजीशन उसको देना है और हवा देना है, ठीक है। और दौरे के दौरान उसे अकेला नहीं छोड़ना होता है, ठीक है। और डॉक्टर की सलाह पर नियमित दवाएं भी देना होता है, ठीक है। इनीमिया, ठीक है, चौथे 6 पॉइंट में हम पढ़ेंगे इनीमिया के बारे में। इनीमिया के बारे में क्या देखेंगे, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को ही रक्ताल्पा कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ, ठीक है, शरीर से हीमोग्लोबिन एचबी का लेवल कम हुआ, ठीक है, तो वही रक्ताल्पा कहलाता है, वही एनीमिया कहलाता है। इसके लक्षण क्या, जैसे कि थकान, कमजोरी और त्वचा का पीला रंग हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आँख की पुतलियाँ ऐसे नीचे उठा कर देखते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा पीलापन दिखाई देता है, ठीक है, या फिर वाइट हो जाता है पूरा। और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। इसकी देखभाल कैसे करेंगे, रक्ताल्पा में, एनीमिया में, ठीक है। आयरन युक्त आहार जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ देना, ठीक है। डॉक्टर से नियमित जांच कराना, ये देखभाल में है, ठीक है। अस्थमा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 7 नंबर पे अस्थमा के बारे में। अस्थमा में क्या दिक्कतें रहती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और इसमें जो श्वास नली होती है वो सिकुड़ जाती है। जब वो सिकुड़ जाती है तो भैया उसका व्यास कम हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है दमा में, ठीक है। सल्बूटामाल आपने देखा होगा, सिरप वगैरह ये सब सल्बूटामाल जो चलता है, ठीक है, इसमें चलता है, ठीक है। अस्थमा ही पेशेंट में दिया जाता है। सांस के साथ साथ आवाज़ आना, सीने में, सल्बूटामाल का काम क्या है, वही जो ये सिकुड़ी हुई है इसी को थोड़ा फैला देता है, ठीक है, उसी इसका काम यही रहता है। देखभाल में इसका क्या करेंगे, रोगी को धूल और एलर्जी से बचाना होता है, इनहेलर या दवा का उपयोग करना होता है। 8 नंबर पे हम डायबिटीज के बारे में देखेंगे, मधुमेह के बारे में। मधुमेह क्या रहता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना ही मधुमेह कहलाता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तो मधुमेह कहलाएंगे, ठीक है। बार बार इसमें लक्षण क्या, जैसे बार बार पेशाब आना, ठीक है, अत्यधिक भूख और प्यास लगना, कमजोरी, और इसमें आँख का जो विजन होता है थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, कमजोरी और धुंधली दृष्टि हो जाती है। इसकी देखभाल में क्या शामिल है भैया, नियमित रूप से रक्त शर्करा की जांच करें और संतुलित आहार, स्वस्थ आहार। संतुलित आहार क्यों, क्योंकि भैया वहाँ पे बैलेंस करना होता है। ऑलरेडी बॉडी में, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है और आप ग्लूकोज वाली चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का पालन करना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम 9 नंबर पे पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। इसमें क्या रहता है, रक्त का दबाव जो रहता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, सिर दर्द और चक्कर आना होता है, ठीक है, और हृदय का जोर से धड़कना होता है, ठीक है। और देखभाल में इसमें देखिए हाइपरटेंशन की देखभाल में क्या शामिल है, कम नमक वाला भोजन, ठीक है, कम नमक वाला भोजन नियमित रूप से। अब मैं कम नमक वाला भोजन चाहता तो डीप में आपको बता सकता था, लेकिन यहाँ पे डीप में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो दे रखा है वहीं तक आपको पढ़ना है। नियमित रूप से रक्तचाप की निगरानी, ठीक है। तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना। पेचिस, ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेचिस के बारे में। 10th नंबर पे जो है, 10th नंबर पे जो पढ़ने वाले हैं पेचिस के बारे में। मल में खून या श्लेष्मा का आना ही, ठीक है, आपका पेचिस कहलाता है। इसके लक्षण क्या, पेट में दर्द और पतले दस्त, कमजोरी और चक्कर आना, ठीक है। देखभाल में क्या, रोगी को ORS घोल देना होता है, ठीक है, और हल्का भोजन देना होता है। अब देखिए हम कुछ MCQ हैं जो MCQ बनाएंगे, ठीक है। अभी नॉर्मल जो अभी ऊपर की चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, जो आपको रिमाइंड करेगा, ठीक है, बार बार आपको ये चीज़ें रिमाइंड करके रखेगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको दिमाग में बना रहेगा। UTI के बारे में क्या है भैया, UTI में क्या रहता है, लक्षण इसके कैसे पहचानेंगे, तो पेशाब में जलन और गहरे रंग का मूत्र, ठीक है, पेट और पीठ में दर्द। इसकी देखभाल UTI वाले पेशेंट की देखभाल कैसे करेंगे, रोगी को अधिक मात्रा में पानी पीने के लिए प्रेरित करेंगे, चिकित्सक की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन, असेसमेंट कर रहे हैं, हेल्थ असेसमेंट, ध्यान देना है। हेल्थ असेसमेंट में क्या रहेगा, रोगी का विवरण लेना है, ठीक है, रोगी का विवरण पहले पॉइंट में दिया है। हेल्थ असेसमेंट में रोगी का विवरण लेना होता है, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग, देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, भर्ती परीक्षा में आपके बना था कि भैया किसी पेशेंट जो कोई रोगी है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, सपोज दैट रोगी नहीं है, वो अपनी समस्या या फिर अपनी बीमारी के बारे में सबसे ज़्यादा कौन बता सकता है, मतलब ऐसे प्रश्न आया था कि कोई व्यक्ति अपनी ही बीमारी के, जैसे आप किसी व्यक्ति की हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की हिस्ट्री ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जानकारी कौन दे सकता है, खुद रोगी दे सकता है या उसके दोस्त दे सकते हैं या उसके रिश्तेदार दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, खुद रोगी, अगर रोगी आपसे संवाद करने में
संवाद कर सकता है, ठीक है। अगर आपसे संवाद कर सकता है तो खुद रोगी से ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि एक्चुअल में हमारी समस्या क्या है, एक्चुअल हमें दिक्कत क्या है, हमें किस प्रकार की बीमारी है, खुद रोगी ही बता पाएगा, ठीक है, ना कि उसका दोस्त है या ना कि रिश्तेदार। हाँ, अगर रोगी संवाद नहीं कर सकता है भैया तो उसके गार्जियन से, दोस्त से, रिश्तेदार से समस्या पूछ सकते हैं, वो समस्या बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा रहता है कि रोगी संवाद कर रहा है तो खुद रोगी ही बता पाएगा डीप में कि हमें एक्चुअल में समस्या क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना है आपको, ठीक है, हिस्ट्री लेते टाइम। तो रोगी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विवरण निम्न बिंदुओं पर आधारित होता है, ठीक है। नाम, उम्र, लिंग, पेशा, वर्तमान और पुरानी बीमारी का इतिहास, व्यक्तिगत आदतें और जीवन शैली, ठीक है, व्यक्तिगत आदतें और जीवन शैली। इसमें शारीरिक परीक्षण में क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आ जाएगा, समान स्थिति की चेतना, समान स्थिति देखना, जैसे कि चेतना, त्वचा की परत देखना, सिर से पैर तक उसका परीक्षण करना, ठीक है, जैसे खोपड़ी, आंखें, कान, दांत और नाक की जांच करना, छाती, पेट, हाथ, पैर और हृदय की ध्वनि, ठीक है, स्टेथोस्कोप से। अब देखिए जैविक मूलक चिन्ह में, ठीक है, वाइटल साइन बोल सकते हो आप, ठीक है। समान तापमान जितना रहता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और समान नाड़ी दर 72 बार प्रति मिनट होता है, ठीक है, और श्वसन दर सभी को पता है 16 से 20 मिनट होता है, प्रति मिनट होता है, 16 से 20 बार प्रति मिनट होता है। देखिए समुदाय में रोगियों की देखभाल के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत हैं भैया समुदाय में रोगियों की देखभाल, आप किस सिद्धांत से देखिए रोगियों की देखभाल करने का आपका सिद्धांत क्या है, क्या सिद्धांत है। तो सिद्धांत में देखना है, पहला पॉइंट है रोगी को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, उचित पोषण और तरल पदार्थ देना, संक्रमण से बचाव और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, समय पर चिकित्सीय सहायता प्रदान करना, ठीक है, परिवार को स्वास्थ्य, शिक्षा और सलाह देना, ये सारे सिद्धांत हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जो आपने, हालांकि ये इजी प्रश्न है, ठीक है, रिमाइंडर है, आपको थोड़ा ध्यान में रहे, ठीक है, इजी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि बुखार का लक्षण जो शारीरिक निर्जलीकरण और मस्तिष्क में प्रभाव डालता है और निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तेज और उथला श्वसन, या फिर हृदय की धड़कन समान होना, या फिर त्वचा पर लाल चकत्ते, या फिर भूख बढ़ना। भैया फीवर है, भूख नहीं बढ़ेगा, ठीक है, हृदय की धड़कन समान होना ये भी नहीं होगा, ठीक है, लाल पर त्वचा पर लाल चकत्ते ये भी नहीं होगा, तेज और उथला श्वसन हमने ऊपर पढ़ा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुखार के दौरान शरीर का तापमान बढ़ने से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, जिससे तेज और उथला श्वसन होता है। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, यह शरीर के आंतरिक प्रक्रिया को ठंडा रखने का प्रयास करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है डायरिया के बारे में देखेंगे। डायरिया के दौरान, ठीक है, डायरिया के दौरान शरीर में क्या प्रमुख प्रभाव देखने को मिलते हैं, एनीमिया, रक्ताल्पता, खून की कमी, या फिर निर्जलीकरण, या फिर हृदय गति धीमी होना, या फिर मस्तिष्क संबंधी विकार। मस्तिष्क संबंधी विकार नहीं होता है डायरिया से, हृदय की गति धीमी नहीं होती है डायरिया से, या फिर डायरिया से खून की कमी भी नहीं होती है। निर्जलीकरण, ठीक है, पानी की कमी हो सकती है क्योंकि बार बार पेशेंट जा रहा है, ठीक है, पेशेंट बार बार जा रहा है, ठीक है, दस्त उसको हो रही है, बार बार उल्टी हो रही है, बार बार टट्टी हो रही है, तो भैया वहाँ पे पानी की कमी तो देखने को मिलेगी ही। व्याख्या आप देख सकते हो, डायरिया में क्या रहता है, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की अत्यधिक हानि होती है जिससे निर्जलीकरण होता है, यह जीवन के लिए खतरनाक स्थिति होता है, ठीक है, सारा इलेक्ट्रोलाइट निकल जाता है बॉडी के अंदर से, ठीक है, दस्त के दौरान। प्रश्न नंबर थर्ड यहाँ पे देखना है, प्रश्न नंबर थर्ड पूछा है क्या कि निम्न में से किस स्थिति में जीभ पर सफेद कोटिंग आमतौर पर देखी जा सकती है। तो ऊपर हमने पढ़ा है बुखार में, ठीक है, डॉक्टर सब बोलते हैं ना अपना मुंह खोलो, ठीक है, अगर देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन जब भी डॉक्टर करता है, ठीक है, हर एक चीज देखता है, मुंह भी बोलता है मुंह को खोलो, तो मुंह को किस लिए खुलवाता है, वो जीभ पे कोटिंग ही देखता है, ठीक है, जीभ पे जो कोटिंग रहती है उसी को देखता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुखार, ठीक है। बुखार के दौरान शरीर का तापमान बढ़ने और मुंह से लार की कमी के कारण जीभ पर सफेद कोटिंग बन जाती है, ठीक है, जीभ पर सफेद कोटिंग बन जाती है, ठीक है, फीवर में। प्रश्न नंबर फोर्थ देखना है, प्रश्न नंबर फोर्थ है किस रोगी, ठीक है, किस रोगी का प्राथमिक लक्षण मल में रक्त और श्लेष्मा का निकलना है। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, पेचिस में, ठीक है, पेचिस में, ठीक है, पेचिस में ये चीज होती है, ठीक है।
इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पेचिस। पेचिस में क्या रहता है भैया, मल में रक्त और श्लेष्मा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, पेचिस में मल के साथ रक्त और श्लेष्मा का निकलना एक समान लक्षण है। ये आंतों से संक्रमण का परिणाम होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखना है। प्रश्न नंबर 5 पूछा है दमा, अस्थमा को, ठीक है, अस्थमा के लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख है? तो रक्तस्राव होता है क्या अस्थमा में, या फिर सांस के साथ साथ आवाज आता है क्या, या फिर भूख कम हो जाता है क्या, या फिर बुखार के दौरान ठंड लगता है? तो भैया ठंड बुखार नहीं, ये सब नहीं होगा। बी जो है भूख का कम होना नहीं, अस्थमा में भूख का कम नहीं होता है, या फिर ब्लीडिंग भी, इस रक्तस्राव भी नहीं होता है अस्थमा में। हाँ, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अस्थमा में सांस के साथ आवाज आने लगता है। ठीक है, अस्थमा पेशेंट को। व्याख्या दिया है, दमा में अस्थमा में श्वास नलिका सिकुड़ने के कारण सांस लेने की कठिनाई होती है और आवाज, इसे व्हीजिंग बोलते हैं। ठीक है, व्हीजिंग आती है। ठीक है, आवाज आती है, व्हीजिंग आती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 से देखना है भैया, मधुमेह डायबिटीज के दौरान घाव ठीक ना होने का कारण क्या है? बताइए। उच्च रक्तचाप, या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने, या फिर रक्त में शर्करा का अधिक स्तर, या फिर शरीर में पानी की कमी? तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का पानी कमी नहीं होगा, उच्च रक्तचाप नहीं होगा। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना ये भी नहीं होगा, रक्त में शर्करा का स्तर अधिक हो जाता है। ठीक है, इसलिए मधुमेह के पेशेंट का घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, मधुमेह में उच्च रक्त शर्करा घाव बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, हाइपरटेंशन का सबसे सामान्य प्रारंभिक लक्षण क्या है? बताना है, हाइपरटेंशन का सबसे सामान्य प्रारंभिक लक्षण क्या है? हृदय रोग होता है क्या हाइपरटेंशन से? हृदय रोग के पेशेंटों को हाइपरटेंशन का समान लक्षण देखा जा सकता है क्या, या फिर थकान और चक्कर आना? देखिए समान पूछा है, सबसे समान प्रारंभिक लक्षण। ठीक है, मितली और उल्टी, या फिर मूत्र का गहरा रंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे समान और प्राथमिक लक्षण भैया थकान और चक्कर आना। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाइपरटेंशन में, ठीक है, हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षणों में थकान, चक्कर आना और सिर दर्द शामिल है। क्लियर। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। प्रश्न नंबर 8 नंबर पूछा यूटीआई में, ठीक है, यूटीआई में निम्न से कौन सा लक्षण प्रमुख है? बताइए, यूटीआई में निम्न से कौन सा लक्षण प्रमुख है? मांसपेशियों में दर्द, पेशाब में जलन, त्वचा का पीला पड़ना, शरीर में सूजन। ठीक है, पेशाब में जलन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूटीआई में कौन सा लक्षण प्रमुख है? पेशाब में जलन। ठीक है, मूत्र मार्ग संक्रमण में पेशाब के दौरान जलन और बार बार पेशाब आना आम लक्षण है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, एनीमिया के दौरान त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? तो भैया बहुत ही आसान प्रश्न है, एनीमिया के दौरान त्वचा का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, एनीमिया में शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने से त्वचा श्लेष्मिक झिल्लियों का रंग पीला पड़ जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, तो कब्ज में, ठीक है, कब्ज के प्रमुख लक्षणों में से एक क्या है? रक्तस्राव, ठीक है, पेट में दर्द और मल त्याग में कठिनाई, दस्त का बार बार आना, त्वचा पर लाल चकत्ते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी वाला, पेट में दर्द और मल त्याग में कठिनाई होता है। रक्तस्राव, देखिए श्लेष्मी रक्त जो होता है वो पेचिस में होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पेट में दर्द और मल त्याग में कठिनाई कब्ज के दौरान होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कब्ज के दौरान, ठीक है, मल जो रहता है मल वो कठोर हो जाता है और मल त्याग करने में कठिनाई होती है, जिससे पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि बुखार के खतरनाक लक्षण में से निम्न से कौन सा शामिल है? ठीक है, खतरनाक लक्षण, ठीक है, सिर दर्द, जीभ पर कोटिंग होना, ठंड से कांपना, मुंह सूखना। तो ये सारे लक्षण हैं, लेकिन सबसे खतरनाक लक्षण यहाँ पे पूछा है मुंह सूखना। ठीक है, बुखार के दौरान शरीर में पानी की कमी से मुंह सूख जाता है, जो निर्जलीकरण का संकेत होता है। क्यों भैया मुंह सूखने लगता है? ठीक है, मुंह सूखने लगता है, अब पानी की कमी है। अब जो देखिए आईवी फ्लूइड्स हम देते हैं, ठीक है, तो भैया यहाँ पे और थोड़ा रिस्क बन जाता है यार, ऑलरेडी फीवर है, आईवी फ्लूइड्स भी दिया जाएगा और फीवर या फिर उसको निमोनिया होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक खतरनाक लक्षण ही है। ठीक है, मुंह सूखना गर्म पानी से भी नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि भैया आईवी फ्लूइड्स दिया ही जाता है, वहाँ पे पैरासीटामॉल का तगड़ा डोज देने के बाद आईवी फ्लूइड्स देना ही पड़ता है। ठीक है,
दमा, देखिए अस्थमा में निम्नलिखित में से किस शारीरिक प्रक्रिया पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है? श्वसन प्रणाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, श्वसन प्रणाली। दमा मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई और ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा होती है। क्लियर। डायरिया, प्रश्न नंबर 13 क्या है? डायरिया के प्रबंधन में प्राथमिक कदम क्या है? ठीक है, तो रोगी मसालेदार भोजन देंगे क्या? नहीं देंगे, ठीक है। रोगी को आराम करना, रोगी को पर्याप्त तरल पदार्थ देना, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। डायरिया में रोगी को पर्याप्त तरल पदार्थ देना होता है, ठीक है। डायरिया के दौरान तरल पदार्थ देना निर्जलीकरण रोकने और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्लियर। पेचिस, देखिए प्रश्न नंबर 14 देखना है। पेचिस में रक्त और श्लेष्मा का मल में आना किसका संकेत है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संक्रमण का गंभीर रूप हो सकता है, ठीक है। पेचिस में, ठीक है, देखिए पेचिस में आंतों की परत गंभीर संक्रमण होता है, जिससे मल में रक्त और श्लेष्मा आ सकता है, ठीक है। ठीक है, स्वास्थ्य नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेल्थ असेसमेंट करें, ठीक है। स्वास्थ्य निर्धारण में रोगी की व्यक्तिगत जानकारी में क्या शामिल नहीं होता? व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है। हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं और उसकी व्यक्तिगत जानकारी ले रहे हैं, तो उसमें कौन सा व्यक्तिगत जानकारी नहीं होगा? ठीक है, बताना है। पेशा तो व्यक्तिगत जानकारी है, शिक्षा भी व्यक्तिगत जानकारी है, धर्म भी व्यक्तिगत जानकारी है। देखिए यहाँ पे हेल्थ असेसमेंट में, ठीक है, हेल्थ असेसमेंट पूछा है, ठीक है, और इसमें रोगी की व्यक्तिगत जानकारी ली जाती है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा व्यक्तिगत जानकारी इसमें शामिल नहीं होती है। तो भैया शारीरिक लक्षण, ठीक है, शारीरिक लक्षण नहीं होता है। अब ये प्रश्न थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। शारीरिक लक्षण स्वास्थ्य निर्धारण में, ठीक है, यहाँ पे देखिए व्याख्या में, स्वास्थ्य निर्धारण में व्यक्तिगत जानकारी में पेशा, शिक्षा और धर्म शामिल होते हैं, जबकि शारीरिक लक्षण शारीरिक परीक्षण का हिस्सा है। ध्यान देना है, जबकि शारीरिक लक्षण शारीरिक परीक्षण का हिस्सा है, ठीक है। शारीरिक लक्षण शारीरिक परीक्षण का हिस्सा होता है। अब यहाँ से हम डीप में थोड़ा पढ़ेंगे फीवर के बारे में, ठीक है। फीवर के बारे में इसके क्या वाइटल साइन होते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। शरीर का तापमान, ठीक है, शरीर का तापमान, नाड़ी, श्वसन और रक्तचाप को वाइटल साइन या फिर कार्डिनल साइन कहा जाता है। ये संकेत स्वास्थ्य के प्राथमिक मापदंड है, क्योंकि नियंत्रण के स्रोत, देखिए यहाँ पे देना है नियंत्रण के स्रोत में, ठीक है, इनका नियंत्रण शरीर के प्राण मूलक अंगों द्वारा होता है। और दूसरा पॉइंट है कि शारीरिक परिवर्तनों का संकेत, ठीक है, जैसे कि समान शारीरिक क्रियाओं में होने वाले किसी छोटे परिवर्तन को ये संकेत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य मूल्यांकन, फिर उसके बाद 4th पॉइंट में है रोग निदान और उपचार में, ठीक है। देखिए समान जीवन संकेत क्या है? नॉर्मल जीवन संकेत क्या है भैया? शरीर का तापमान सभी को पता है 98.8, ठीक है, या फिर 98.6 बोल सकते हो फ़ारेनहाइट में। और नाड़ी स्पंदन 72 बार प्रति मिनट और श्वसन दर 18 बार प्रति मिनट, 16 से 18 बार। और रक्तचाप जो रहता है 120 और 80, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। शारीरिक तापमान, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, शारीरिक तापमान को शरीर में उत्पन्न बाहर निकलना उष्मा के बीच संतुलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर, देखिए ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। बॉडी टेम्परेचर शारीरिक तापमान को शरीर में उत्पन्न और बाहर निकली उष्मा के बीच संतुलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर को आपको बोलेगा कि डिफाइन करिए, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को आप परिभाषित करें तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, इस शरीर में उत्पन्न और बाहर निकली उष्मा के बीच संतुलन रहता है, इसी के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को। देखिए कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ताप का नियंत्रण कैसे होता है? तो ध्यान देना है, ताप का नियंत्रण कैसे होता है? शरीर के अंदर भी होता है और नॉर्मल भी ताप का। उष्मागतिकी नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उष्मागतिकी नियम पढ़ाया गया होगा, हालांकि शायद उष्मागतिकी 9th में है, ठीक है, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा उष्मागतिकी की नियम, ठीक है। चाहे वो मटेरियल हो, पदार्थ हो कोई किसी प्रकार का, या फिर मनुष्य के शरीर की बात हो, यहाँ मेनली हम शरीर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि उष्मा का जो कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे उष्मा उत्पत्ति, ठीक है, पहले पॉइंट में दिया है उष्मा उत्पत्ति, ठीक है। थर्मोजेनेसिस, यहाँ पे उष्मा उत्पत्ति में कैसे उष्मा उत्पत्ति होगी? तो भोजन
काक्षीकरण से भी भोजन काक्षीकरण हो रहा है तो भी शरीर में ऊष्मा का उत्पन्न हो सकता है। हार्मोनल प्रभाव से भी शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। और भावनात्मक तनाव से भी शरीर में ऊष्मा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। देखिए ऊष्मा क्षय, अब देखिए ऊष्मा क्षय में क्या, जैसे कि ऊष्मा क्षय में कैसे होता है, ठीक है। इसमें त्वचा से वाष्पीकरण से, विकिरण से, संचरण से। और देखिए ऊष्मा उत्पादन के तरीके, मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन, ठीक है। पहला क्या हमने पढ़ा, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन को पचाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। व्यायाम अगर वे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मांसपेशियों की सक्रियता से ऊष्मा पैदा होती है, ठीक है। हार्मोनल प्रभाव से, जैसे थायरोक्सिन और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन ऊष्मा उत्पादन को बढ़ाते हैं, ठीक है। और भावावेग से, जैसे डर, गुस्सा आदि से भी तापमान में वृद्धि होती है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। ऊष्मा हानि के तरीके में, मेथड ऑफ हीट लॉस, त्वचा के माध्यम से, ठीक है। वाष्पीकरण, अगर पसीना हो रहा है तो भैया वहाँ पे विकिरण से भी हो रहा है, संचरण से भी हो रहा है। ये सभी मेथड है, ठीक है। मेथड है, किसके मेथड है भैया, मेथड ऑफ हीट लॉस के, ठीक है। मेथड ऑफ हीट लॉस के। फेफड़ों के माध्यम से भी होता है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान भी ऊष्मा निकलती है। किडनी और आंतों के माध्यम से भी मूत्र और मल के द्वारा ऊष्मा हानि होती है। तो ये ऊष्मा हानि की बात हो रही है। अब तापमान मापने के स्थान, ये इंपॉर्टेंट है। सब देखिए ये स्थान, देखिए कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर कहाँ से मेजर किया जा सकता है। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को शरीर को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ वह ऊतकों से घिरा हो। ध्यान देना है, जहाँ वह ऊतकों से घिरा हो, जैसे कि भैया मुंह में, ठीक है, ओरल में, बगल में, ठीक है, जो कान की बगल होती है, एक्सिला जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, मलाशय में, रेक्टल में, ठीक है, जांघों के बीच में, ठीक है, और वजाइनल में भी होता है, ठीक है। ये सभी स्थान है जहाँ से टेम्परेचर, जहाँ पे ऊतक ज़्यादा रहते हैं, ऊतकों से घिरा हो, टिश्यू से घिरा हो, ठीक है, एरिया, उस एरिया पे लिया जाता है टेम्परेचर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम प्रश्न बनाएंगे, ये प्रश्न है, आपको जल्दी जल्दी ये प्रश्न बना लेना है, फीवर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। मरीज में जीवन संकेतों, ठीक है, वाइटल साइन के निरीक्षण में निम्नलिखित में से क्या संकेत मिलता है। दवाइयों की मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता, या फिर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समग्र स्थिति, या फिर सिर्फ रक्तचाप और नाड़ी दर में बदलाव, या फिर केवल वर्ड आया है, काट दीजिए, श्वसन प्रणाली के कार्य क्षमता का मूल्यांकन। तो भैया अगर वाइटल साइन कर रहे हैं, ठीक है, वाइटल साइन का निरीक्षण कर रहे हैं तो निम्नलिखित में हमें क्या संकेत मिलता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समग्र स्थिति मिलता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या देखिए, वाइटल साइन में शरीर के प्राण मूलक अंगों के कार्य और मरीज के शारीरिक व मानसिक स्थिति का समग्र मूल्यांकन प्रदान करते हैं। इनमें तापमान, नाड़ी, श्वसन और रक्तचाप जैसे संकेत शामिल हैं, जो किसी भी परिवर्तन या समस्या का संकेत दे सकते हैं। व्याख्या आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, व्याख्या होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड देखेंगे, शरीर में तापमान। प्रश्न नंबर सेकंड पूछा है, शरीर में तापमान नियंत्रण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन क्रियाओं द्वारा होता है, ठीक है। केवल हार्मोनल द्वारा, ठीक है, कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। हार्मोनल द्वारा होता है, लेकिन केवल लगा दिया है इसलिए ये गलत हो रहा है। ऊष्मा उत्पादन और ऊष्मा हानि की प्रक्रियाएं केवल केवल लग गया है, भावनात्मक स्थिति में होता है, ठीक है, लेकिन केवल वर्ड लग गया केवल भावनात्मक स्थिति द्वारा, तो गलत हो जाएगा। पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऊष्मा उत्पादन और ऊष्मा हानि की प्रक्रियाएं के द्वारा शरीर में तापमान नियंत्रण होता है, ठीक है। देखिए ध्यान देना, व्याख्या में शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोजेनेसिस ऊष्मा उत्पादन जिसको बोलते हैं, और थर्मोलेसिस जिसको ऊष्मा हानि बोलते हैं, की प्रक्रिया होती है, ठीक है, की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया भोजन के ऑक्सीकरण और व्यायाम या फिर त्वचा में विकिरण या फिर वाष्पीकरण के माध्यम से संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए, अब हम पल्स के बारे में देखेंगे, नाड़ी के बारे में, ठीक है। धमनी के, ध्यान देना है, धमनी के मकांतरीय प्रसरण और संकुचन या उठाव पतन को नाड़ी या फिर नाड़ी स्पंदन कहते हैं। यह हृदय के संकुचन से उत्पन्न लहर के रूप में रक्त प्रवाह को दर्शाता है। ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पल्स, धमनी के मकांतरीय प्रसरण और संकुचन या उठाव पतन को नाड़ी या नाड़ी स्पंदन कहते हैं। यह हृदय के संकुचन से उत्पन्न लहर, हृदय के संकुचन, हृदय जब सिकुड़ता है, ठीक है, संकुचन से उत्पन्न लहर के रूप में रक्त के प्रवाह को दर्शाता है, जिसे शरीर के विभिन्न धमनियों पर महसूस किया जा सकता है। नाड़ी, ठीक है, नाड़ी का निरीक्षण मरीज की हृदय गति, रक्त परिसंचरण और हृदय की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये
इम्पॉर्टेंट है। नाड़ी लेने के स्थान, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कलाई पे लेते हैं, ठीक है। कलाई पे कहाँ भैया, रेडियल धमनी पे लेते हैं, ठीक है। नाड़ी को मापने के लिए सही कि विभिन्न प्रमुख धमनियों पर हाथ रखकर महसूस किया जा सकता है। जो स्थान पहला हो गया, पहला स्थान क्या हो गया, कलाई हो गया। दूसरा टेम्पोरल अस्थि हो गई, ठीक है। टेम्पोरल बोन जो हो गया, वहाँ पे भी हम पल्स नाप सकते हैं। पल्स लेने का वो भी स्थान है, ठीक है। हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। और गर्दन पे भी, ये आपकी गर्दन, ठीक है, जो गर्दन है, ठीक है, गर्दन जो है, ठीक है, यहाँ पे यहीं पे एक आपका कैरोटिड धमनी होती है, वहाँ पे भी हाथ को दो फिंगर रखना होता है, ठीक है। वहाँ पे 2 फिंगर रखने से पता चल जाता है, ठीक है, कैरोटिड धमनी पे। ये ध्यान देना, ये कहाँ पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है। और कोहनी के ऊपर, ठीक है, ब्रेंकियल धमनी पे भी महसूस कर सकते हैं पल्स को, ठीक है। जांग पे कहाँ भैया, फीमोरल धमनी जो होती है, वहाँ पे भी हम पल्स को महसूस कर सकते हैं हाथ रखकर। और घुटने के पीछे भी हम पल्स को महसूस कर सकते हैं हाथ रखकर। एड़ी के पीछे में पोस्टीरियर जो टिबियल धमनी होती है, ठीक है, पोस्टीरियर टिबियल धमनी जो होती है, वहाँ पे भी हम हाथ को रख के पल्स को महसूस कर सकते हैं। 8 नंबर पे पाँव, ठीक है। पाँव पे भी जो पोडिस धमनी होती है, वहाँ पे भी हम महसूस कर सकते हैं पल्स को, ठीक है। अब देखिए नाड़ी की विशेषताएं, ठीक है, नाड़ी की विशेषताएं, पल्स की विशेषताएं हम देखेंगे। नाड़ी को सही तरीके से समझने के लिए उसकी विशेषताओं का निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि भैया रेट क्या, 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन हो रहा है। फिर ताल या लय देखेंगे उसकी, नाड़ी का नियमितता, ठीक है, या फिर अनियमितता। आयतन देखेंगे, नाड़ी का बल और भराव, ठीक है। तनाव देखेंगे, धमनी पर लगाया गया दबाव और उसका प्रतिरोध देखेंगे, ठीक है। नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर क्या है, ठीक है। नाड़ी दर को, ठीक है, प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या है, पल्स रेट को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या है। पहला भैया, उम्र में नाड़ी की दर विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकता है। जैसे कि उम्र में छोटे बच्चों में नाड़ी की दर अधिक होती है। इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान देना है, ठीक है, हल्के में मत लेना है। नाड़ी दर को विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। पहला उम्र, छोटे बच्चों में नाड़ी दर अधिक होती है। लिंग, ठीक है, महिलाओं में नाड़ी दर पुरुषों की तुलना में समान अधिक होता है। महिलाओं में नाड़ी दर, ध्यान देना है, महिलाओं में नाड़ी दर पुरुषों की तुलना में समानता अधिक होता है, ठीक है। कद काठी, अगर जो शरीर जिसका भारी है, ठीक है, वजन किस लिए आपको बोला जाता है कि वेट कम करो, ठीक है, ज़्यादा वेट ना बढ़ने दो। इसीलिए बोला जाता है ना कि भैया आपकी जो पल्स रेट हो वो धीमी ना हो पाए, ठीक है। अगर जो जिसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, कद काठी, यहाँ पे देखिए कद काठी मतलब भारी शरीर वाले व्यक्ति में नाड़ी की दर धीमी हो सकती है। एक्सरसाइज आप कर रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी वहाँ पे नाड़ी दर बढ़ जाती है, ठीक है, नाड़ी की दर बढ़ जाती है, सामान्य से बढ़ जाती है। भोजन करने के बाद भी नाड़ी की दर बढ़ जाती है, पल्स रेट में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, भोजन करने के बाद भी पल्स रेट में वृद्धि हो सकती है। भावावेग जैसे डर, क्रोध और तनाव जैसी भावनाएं में भी नाड़ी दर को प्रभावित करती हैं, ठीक है, ये सभी भावनाएं भी नाड़ी दर को प्रभावित कर सकती हैं। उष्मा का प्रयोग, ठीक है, गर्मी के संपर्क में आने से, ठीक है, गर्मी के संपर्क में आने से भी पल्स रेट तेज हो सकती है, ठीक है। दर्द, ठीक है, अगर दर्द नाड़ी पल्स रेट की दर बढ़ा सकता है, ठीक है, पेन है तब भी पल्स की रेट बढ़ सकती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम यहाँ पे एमसीक्यू बना लेंगे कि थोड़ा जो बहुत है। देखिए नाड़ी के किस विशेष स्थान पर मापना मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का संकेत देता है। अब बताइए नाड़ी के किस, ये इंपॉर्टेंट है, अब बनाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे बनाइए, नाड़ी के किस विशेष स्थान पर मापना मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का संकेत देता है। तो हमने आपको बताया भैया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गर्दन में जो पाई जा रही है कैरोटिड धमनी, यहाँ से यहाँ पे हम पल्स रेट उसको चेक कर सकते हैं। अगर पल्स रेट ठीक ठाक चल रही है तो बता सकते हैं कि मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव हो रहा है, ठीक है। अगर पल्स रेट वहाँ की नहीं चल रही तो बोल सकते हैं कि भैया मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव नहीं हो रहा है, ठीक है। कैरोटिड धमनी, ठीक है, कैरोटिड धमनी गर्दन में स्थित होती है। यह मस्तिष्क को रक्त प्रवाह प्रदान करती है, इसलिए इस स्थान पर नाड़ी मापने से मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, प्रश्न नंबर सेकंड क्या है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नाड़ी दर को धीमा करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। भावावेग जैसे गुस्सा, डर, ये तो है ही, भारी कद काठी है ही, ठीक है, शारीरिक व्यायाम है ही। क्या पूछा है, नाड़ी दर को धीमा, ठीक है, हाँ, ठीक है, नाड़ी दर को धीमा, ठीक है, नाड़ी दर को धीमा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है।
प्रश्न ऐसे ही गलत होते हैं। यहाँ पे पूछा है किसमें पल्स रेट आपका धीमा हो जाता है, ठीक है। भावुक जैसे गुस्सा या डर, ठीक है, ये नहीं होगा। भारी कदकाठी, ऊपर हमने पढ़ा, यही तो सही है भैया, भारी कदकाठी। शारीरिक व्यायाम इसमें बढ़ता है, भोजन का पाचन में भी बढ़ता है, ठीक है। तो भारी कदकाठी, अगर कोई व्यक्ति भारी कदकाठी वाला है तो उसकी पल्स रेट अक्सर धीमी होती है, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना के कारण हृदय को रक्त पंप करने के लिए कम बार संकुचन की आवश्यकता होती है। या उनके शारीरिक चयापचय की दर से संबंधित होता है। व्याख्या पढ़ोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं व्याख्या लगा देता हूँ, ये नहीं कि मुंह से ही बताता चलूँ। मैं चाहता तो ऐसे ही मुंह से आपको बता देता, ठीक है, लेकिन नहीं भैया, यहाँ पे व्याख्या लिखा रहेगा, ठीक है। मेरे साथ साथ आप खुद पढ़ोगे तब आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरे बताने से नहीं। मुझे सुन रहे हो तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अगर केवल आप सुन ही रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, नहीं, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा, ठीक है। रिस्पायरेशन अब हम पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, ठीक है। श्वसन सांस लेने की वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर, ठीक है, अगर अब पूछ लिया जाएगा रिस्पायरेशन क्या है, श्वसन क्या है, तो आप बता पाएंगे कि भैया शरीर में ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलना ही श्वसन कहलाता है, ठीक है, ध्यान देना है। ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है, ठीक है। श्वसन श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया जिसमें शरीर ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और, ठीक है, शरीर को ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन को नियंत्रित करने वाले मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र का निरीक्षण करके मरीज की स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए श्वसन की विशेषताएं क्या है। श्वसन की विशेषताएं क्या है भैया, श्वसन को समझने के लिए उसकी निम्नलिखित विशेषताओं का निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि भैया रेट देखेंगे, डेप्थ देखेंगे, गहराई देखेंगे, लय देखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। आसमान श्वसन क्या होता है, अब नॉर्मल रिस्पायरेशन क्या होता है। आसमान श्वसन क्रिया में विकृति को दर्शाता है जिसमें निम्नलिखित प्रकार शामिल होते हैं। जैसे कि भैया पहला त्रिश्वसन, मेडिकल टर्म में भी लिखा है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टैचिपानिया, ठीक है, टैचिपानिया। मंद श्वसन, मंद श्वसन, ब्रेडीपानिया, ठीक है। समान से धीमा श्वसन, ठीक है, अगर समान से धीमी श्वसन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडीपानिया बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आश्वसन, अगर पूर्णतः श्वसन रुक जाता है, ठीक है, अगर पूर्णतः श्वसन, ये मेडिकल टर्म में ऐसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है यार कि अगर श्वसन का पूर्णतः रुक जाना क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सभी मेडिकल टर्म, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्या, गहरी और तेज श्वसन, अगर ज्यादा गहरी और तेज श्वसन हो रही तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरपनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरपनिया, अनिश्वसन हिंदी में, ठीक है। तो ये मेडिकल टर्म आपको ध्यान में रखना है। सांस लेने में कठिनाई हो रही तो उसको क्या बोलेंगे, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेटने की स्थिति में, अगर लेटे हैं तब भी सांस लेने की कठिनाई हो रही तो उसको क्या बोलेंगे, ध्यान रखना है। अगर खरखराहट से सांस चल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हीजिंग बोलेंगे, हीजिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे सांस के दौरान सीटी जैसी आवाज आती है, ठीक है। सभी मेडिकल टर्म आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चार नाखूनों का नीला पड़ जाना, तो ये इसको क्या बोलेंगे, देह नीलता हिंदी में, और साइनोसिस ये मेडिकल टर्म है, ठीक है। श्वसन क्रिया का निरीक्षण, देखिए ध्यान देना, श्वसन क्रिया का निरीक्षण हम पढ़ेंगे। श्वसन का निरीक्षण करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, श्वसन की दर, श्वसन की लय, श्वसन की सूक्ष्मता, और चौथा पॉइंट है कि श्वसन क्रिया में भाग लेने वाली पेशियां, ठीक है, ये सारी। और पांचवा पॉइंट है मरीज की स्थिति, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब देखिए हम प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको देखना है, समान, ठीक है, समान परिस्थिति में श्वसन दर को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रक्त का पीएच स्तर। व्याख्या देख लेंगे, व्याख्या क्या लिखा है भैया, व्याख्या पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या में लिखा है कि श्वसन की दर मुख्यतः रक्त के पीएच स्तर से नियंत्रित होती है। यदि रक्त का पीएच अम्लीय हो जाता है, ठीक है, अम्लीय का मतलब जिसमें रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाना, ठीक है। अगर देखिए रक्त में, ठीक है, अगर रक्त है, ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो आप बोल सकते हो कि ये रक्त अब अम्लीय हो गया है, ठीक है। तो मस्तिष्क की श्वसन केंद्र, ठीक है, तो मस्तिष्क की श्वसन केंद्र श्वसन दर को बढ़ा देता है। रक्त का पीएच बढ़ा, ठीक है, रक्त अम्लीय हुआ, रक्त का पीएच, ठीक है, रक्त का पीएच
कम होता है, ठीक है। पीएच मान में कमी आई तो वो अम्लीय होगा। और ये अम्लीय कब होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ज़्यादा हो जाता है। और ये जब रक्त अम्लीय हुआ तो क्या होगा, तो भैया मस्तिष्क की शोषण केंद्र शोषण दर को बढ़ा देता है। मस्तिष्क का जो शोषण केंद्र होता है, यह शोषण दर को बढ़ा देता है ताकि अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो व्याख्या पढ़ने का ये मतलब है। अब देखिए, ये वाला प्रश्न अभी ऊपर हमने आपको बता दिया, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डाइसोपोनिया के बारे में हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए, ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर क्या है भैया? ब्लड प्रेशर के बारे में देख लेंगे। ब्लड प्रेशर वह दबाव है, ठीक है। रक्तचाप वह दबाव होता है जो रक्त द्वारा, ठीक है, जो रक्त द्वारा, ब्लड द्वारा रक्त वाहिकाओं पे प्रवाहित होते समय उनकी दीवारों पर लगाया जाता है। जैसे कि ये आपकी, ठीक है, नसें हैं, ठीक है, वेंस है। अब इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये ब्लड जो है, ठीक है, इन दीवारों पे कितना प्रेशर लगा रही है वही चीज है, ठीक है। दीवारों की पे कितना प्रेशर लगा रही है वही चीज है। यह दबाव हृदय के संकुचन और विश्राम के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। हृदय, ठीक है, जो हार्ट होता है, संकुचन और विश्राम के दौरान, संकुचन और नॉर्मल के कारण उत्पन्न होता है। रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? स्फिग्नोमीटर का, ठीक है, उपयोग किया जाता है। रक्तचाप दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक होता है, दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में सभी को पता है, इसमें हृदय के संकुचन के समय ये जो हृदय होता है, ठीक है, ध्यान देना है, यह वह अधिकतम दबाव है जो हृदय के संकुचन के समय होता है, ठीक है। हृदय जब सिकुड़ता है, संकुचन करता है, तो सिस्टोलिक कहलाता है। और डायस्टोलिक में क्या होता है भैया? यह न्यूनतम दबाव है जो हृदय के विश्राम, नॉर्मल के समय होता है, ठीक है। रक्तचाप में परिवर्तन के कारण कौन से फैक्टर हैं, ठीक, कौन से फैक्टर हैं ब्लड प्रेशर में? तो रक्तचाप में विभिन्न कारणों से बदलाव हो सकता है। इनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से भैया? उम्र, अगर उम्र बढ़ने के साथ, देखिए ध्यान देना है, उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है क्योंकि धमनियों की दीवारें कठोर हो जाती हैं, धमनियों की दीवारें कठोर हो जाती हैं। लिंग में, ठीक है, पुरुषों का रक्तचाप, पुरुषों का ब्लड प्रेशर महिलाओं की तुलना में सामान्यतः अधिक होता है, ठीक है। शारीरिक बनावट, स्वस्थ और अच्छी शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति की रक्तचाप संतुलित रहता है। प्रजाति या नस्लें, अब प्रजाति या नस्लें की बात कहाँ से आई भैया? क्योंकि अफ्रीकी मूल के लोगों का ब्लड प्रेशर सामान्यतः अधिक पाया जाता है, ठीक है। जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट के ऊपर क्या है, क्लाइमेट से कैसे होगा? ठंडी जलवायु में रक्तचाप बढ़ सकता है जबकि गर्म जलवायु में यह समान होता है। और दिन का समय भैया, सुबह और शाम के समय हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल से कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, अधिक होता है। अगर एक्सरसाइज, आप अभी कहीं दौड़ पे आओ, ठीक है, और उसके बाद आप अपना बीपी नाप लीजिए, पल्स, ठीक है, ब्लड प्रेशर नाप लीजिए, बीपी नाप लीजिए, ठीक है। बीपी आप नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया थोड़ा ज़्यादा है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। तो एक्सरसाइज के दौरान भी रक्तचाप बढ़ता है, लेकिन नियमित व्यायाम रक्तचाप से दीर्घकालिक रूप से संतुलित बनाता है, ठीक है। भावावेग, इमोशन भैया, जैसे गुस्सा हो गया या किसी प्रकार का टेंशन है या किसी चीज़ का डर है, तो यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। स्थिति या शारीरिक मुद्रा में खड़े होने, बैठने या लेटने की स्थिति में भी आप खड़े हैं, ठीक है, बैठे हैं या फिर लेटे हैं, तो वहाँ पे भी रक्तचाप में हल्का परिवर्तन हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। रोगावस्था में क्या भैया? अगर किसी प्रकार का बीमारी है, रोग है, ठीक है, जैसे कि मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज है या फिर हृदय रोग है, किडनी रोग है, जैसे विकार में रक्तचाप को प्रभावित करते हैं, सभी रक्तचाप प्रभावित हो सकता है इन बीमारियों की वजह से भी। सामान्यतः रक्तचाप मानक, क्या नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज क्या होता है? वयस्कों में सामान्यतः 120-80 mmHg होता है। और वहीं पे 120 क्या इसको बोल देंगे? सिस्टोलिक दबाव बोलेंगे। और डायस्टोलिक किसको बोलेंगे? 80 mmHg रहता है, ठीक है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा उच्च रक्तचाप है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। अगर फिर निम्न रक्तचाप है, लो ब्लड प्रेशर है, जिसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टेंशन मतलब तनाव, बस। ज्वर, फीवर, अब देखिए, अब यहाँ पे भी थोड़ा ज्वर के बारे में देखिए। हम ज्वर के बारे में आपका सिलेबस में दे रखा है, इसलिए डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वर, एक एक चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जब शरीर का तापमान सामान्य
98.6 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो इसे ज्वर फीवर कहते हैं। कोई बीमारी नहीं, ध्यान देना मैंने पहले ही बता दिया था, ज्वर कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह शरीर में किसी संक्रमण, इन्फेक्शन, सूजन व फिर असमान स्थिति का सूचक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के सक्रिय होने का संकेत देता है। ज्वर के मुख्य कारण, किस वजह से ज्वर हो सकता है, ठीक है, किस वजह से फीवर हो सकता है, तो भैया पहले तो हमने आपको बताया इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन में क्या आ जाएगा, मलेरिया, टाइफाइड, श्वसन संक्रमण या अन्य बैक्टीरिया वायरस संक्रमण, ठीक है। एलर्जी, दूसरा एलर्जी, कुछ दवाओं या फिर बाहरी कारकों से एलर्जी, तब भी ज्वर हो जाएगा, ठीक है। गर्म वातावरण, हीट स्ट्रोक, जैसे देखते हैं आप ना, गर्मी में ज़्यादा हीट स्ट्रोक लगता है, गर्मी से अत्यधिक समय बिताने के कारण होता है। और डिहाइड्रेशन में, निर्जलीकरण में, शरीर में पानी की कमी से भी हो सकता है। शल्य चिकित्सा, अगर किसी प्रकार की सर्जरी है तब भी हो सकता है ज्वर, ठीक है भैया। जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अन्य कारण भी होते हैं भैया, जैसे कि कैंसर, घातक वृद्धि या गंभीर सूजन, ठीक है। ज्वर के प्रकार, टाइप्स ऑफ फीवर, ज्वर कितने प्रकार के होते हैं ध्यान देना है। निरंतर बुखार, ठीक है, कांस्टेंट फीवर, इसमें क्या रहता है, तापमान पूरे दिन लगभग समान रहता है और तापमान में अंतर 2 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होता है। उदाहरण के लिए टाइफाइड एक निरंतर बुखार का प्रकार, ठीक है, निरंतर बुखार है, ठीक है। टाइफाइड एक निरंतर कांस्टेंट फीवर है। अब देखिए अंतरायिक बुखार में क्या रहता है, अंतरायिक देखिए इंग्लिश में भी लिखा है, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लेना, ठीक है। अंतरायिक बुखार में क्या रहता है, तापमान को सामान्य से ऊपर उठकर फिर समान हो जाता है। यह चक्र दिन में एक बार होता है। जैसे मलेरिया, भैया मलेरिया में क्या रहता है, ठीक है, मलेरिया में क्या, जैसे शाम को 6 बजे फीवर आया, ठीक है, और ये फीवर आया, बॉडी का टेम्परेचर 102 हो गया, ठीक है, 102 हो गया और जल्दी नीचे भी नहीं होता है मलेरिया में ये चीज़ है। जैसे कि और भी जैसे फीवर और भी प्रकार के फीवर रहते हैं, हम इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है, पैरासीटामॉल इंजेक्शन देते हैं या फिर पैरासीटामॉल टेबलेट दे देते हैं, तो बहुत जल्दी 40 मिनट या 50 मिनट में बुखार तेज़ी से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बहुत तेज़ी से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लेकिन मलेरिया में क्या रहता है, 1 घंटे बाद फिर हम जैसे उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, पता चलेगा कि 102 से कितना कम हुआ है, थोड़ा 0.5 में कमी आती है, मतलब बहुत धीरे धीरे ये टेम्परेचर यहाँ पे नीचे आता है इस मलेरिया में, ठीक है। और ये एक साइकिल से चलने लगता है, तो क्या मेनली डॉक्टर लोग फोकस यही करते हैं कि साइकिल को तोड़ना है, किसी भी प्रकार को साइकिल का तोड़ना है। जैसे कि डेली सुबह शाम को 6 बजे फीवर आ रहा है, शाम को 6 बजे फीवर, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जा रहा है डेली, तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे, 6 बजे से पहले 1 घंटे पहले इंजेक्शन या फिर टेबलेट दे देंगे कि भैया आने ही नहीं देंगे। एक बार साइकिल टूट जाता है, चेन टूट जाती है, तो फिर ये मलेरिया जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है। अंतरायिक बुखार में क्या है भैया, अंतरायिक बुखार में हमने बता ही दिया मलेरिया, ठीक है। अल्पविरामी बुखार क्या होता है, अल्पविरामी बुखार, तापमान दिन भर बढ़ा रहता है लेकिन यह समान स्तर तक नहीं गिरता है। सुबह और शाम के तापमान में 2 फ़ारेनहाइट से अधिक का अंतर होता है, क्लियर। उदाहरण जैसे वायरल संक्रमण, ठीक है। अनियमित बुखार क्या है भैया, तापमान में कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। उदाहरण जैसे सेप्सिस। अब प्रश्न में बन जाएगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अनियमित बुखार का प्रकार है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। ऑप्शन दे देगा मलेरिया, ठीक है, ऑप्शन दे देगा मलेरिया, ऑप्शन दे देगा टाइफाइड, फिर ऑप्शन दे देगा एक सेप्सिस का, तो आपको सेप्सिस करके रखना है। सेप्सिस एक अनियमित बुखार का प्रकार है, ठीक है। अब विपरीत बुखार क्या है भैया, सुबह का तापमान अधिक होता है जबकि शाम का कम होता है इसमें। जैसे कि टीबी, ठीक है, तपेदिक वाला, ठीक है, तपेदिक वाला फीवर जो रहता है ये विपरीत बुखार होता है। इसमें क्या रहता है, सुबह का तापमान अधिक रहता है और जबकि शाम में कम होता है, ठीक है, तपेदिक। और शीत कपकपी वाला बुखार सभी को पता है, निमोनिया, ठीक है, राइगर फीवर, ठीक है, राइगर फीवर। इसमें क्या होता है, बुखार से पहले ठंड लगने और कांपने की शिकायत होती है, राइगर आ गया है, ठीक है, तो इसमें इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी, इतनी ज़्यादा कि पूरी बॉडी ही नहीं कंट्रोल रहती है, पूरा शरीर ही मतलब जंप करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, कंपन होने लगता है राइगर में। तो ये राइगर चीज़ें होता है, फिर वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। हालांकि वो चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की, ठीक है, कि कौन सा इंजेक्शन
एक आता है, ठीक है। एलर्जी वाली भी दे सकते हैं, एविल इंजेक्शन आता है वो भी दे सकते हैं। और कॉमनली जो डॉक्टर, ठीक है, स्टेरॉइडल वाला इंजेक्शन डेक्सोना यूज करते हैं, इसको देते हैं, ठीक है। डेक्सोना बहुत जल्दी एक कॉपी को हटाता है, ठीक है। अब पुनरावृत्ति बुखार, ठीक है, पुनरावृत्ति बुखार, इसमें क्या रहता है, तापमान कुछ समय के लिए समान हो जाता है फिर वापस बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्रूसेलोसिस, ठीक है। अब तीव्र बुखार, देखिए ये जो दिया है, ठीक है, ये इंग्लिश में जो दिया है, ठीक है, ये मेडिकल टर्म जो दिया है इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, प्रश्न बन सकता है। यह बुखार 104 से अधिक होता है, ठीक है, तीव्र बुखार, ठीक है। यह बुखार 104 से अधिक होता है, यह मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। भैया इतना ज़्यादा टेम्परेचर पड़ा तो वहाँ पे दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। 104 से अधिक हुआ है मतलब 105, 106, 107 तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज्वर की अवस्थाएं, प्रथम अवस्था में क्या रहता है भैया, प्रथम अवस्था में क्या रहता है, शरीर कांपता है, ठंड लगती है, त्वचा ठंडी और पीली हो जाती है, रोगी को कपकपी लगती है, ठीक है। और द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, द्वितीय अवस्था में हमने दवा दे दिया, हमने पता चला कि भैया पेशेंट को ठंड लग रही है, ठीक है, और भी चीज़ें, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमने द्वितीय अवस्था में दवा दे दिया, तो इसमें क्या होगा, त्वचा गर्म और सूखी हो जाती है, रोगी को प्यास ज़्यादा लगती है, हृदय और नाड़ी गति तेज हो जाती है, ठीक है, हृदय और नाड़ी गति तेज हो जाती है। तब तृतीय अवस्था क्या होगा, रोगी को पसीना आएगा, दवा तो हमने खिला ही दिया है द्वितीय अवस्था में, अब रोगी को पसीना आएगा, उसका तापमान समान हो जाता है, रोगी को राहत मिल जाती है, ये तृतीय अवस्था है, ठीक है। ज्वर के ध्यान देना, ये ज्वर के तीनों अवस्था के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में क्या होता है ज्वर के दौरान, और तृतीय अवस्था में क्या होता है। ज्वर में देखभाल क्या करेंगे, शारीरिक तापमान का नियंत्रण, आइस पैक, ठीक है, आइस पैक का इस्तेमाल करेंगे, ठंडी पट्टियाँ सर पे रख देंगे और हल्के कपड़े उसको, ठीक है, हल्के कपड़े, ये नहीं भारी कपड़े, पर्याप्त पानी और ठंडे पेय पदार्थ, ठीक है। पोषण, देखिए पोषण में तरल पदार्थ और सुपाच्य भोजन, उच्च प्रोटीन वाली कैलोरी युक्त आहार, ठीक है, आराम में, रोगी को आरामदायक माहौल में रखेंगे, हल्की रोशनी और सांत्वन, ये सभी देखभाल हैं किसके भैया, ज्वर में। ज्वर में देखभाल कौन कौन से हैं, शारीरिक तापमान का नियंत्रण पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट पोषण, तीसरा पॉइंट आराम, चौथा पॉइंट व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है। अब देखिए प्रश्न जल्दी जल्दी हम बना लेंगे, ध्यान देना है आपको जितने प्रश्न हैं। ज्वर की कौन सी अवस्था में रोगी को अत्यधिक पसीना आता है, तो भैया कौन सी अवस्था है, ये तृतीय अवस्था है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। तृतीय अवस्था में, ज्वर की तृतीय अवस्था में शरीर का तापमान पसीने के माध्यम से कम हो जाता है और रोगी को राहत मिलती है। देखिए अंतरायिक बुखार का प्रमुख लक्षण क्या है, अंतरायिक बुखार का प्रमुख लक्षण क्या है, तो भैया तापमान समान और असमान स्तर पर बार बार बदलता है। अंतरायिक बुखार में, ठीक है, अंतरायिक बुखार में समान तापमान समान और उच्च स्तर के बीच बदलता रहता है, ठीक है। विपरीत बुखार का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है भैया, तपेदिक, हमने आपको ऊपर बताया है, तपेदिक जो है ये विपरीत बुखार का एग्जाम्पल है। तपेदिक में क्या रहता है, ठीक है, सुबह का तापमान उच्च और शाम का कम होता है, इसीलिए तो इसको विपरीत बुखार बोला गया है, ठीक है। निरंतर बुखार, कांस्टेंट फीवर का लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण तापमान सुबह और शाम के बीच 2 फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं बढ़ता है। निरंतर बुखार में तापमान समान रहता है, 2 फ़ारेनहाइट से अधिक अंतर नहीं होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न देखेंगे, शीत कपकपी वाला बुखार किस बीमारी से संबंधित है, शीत कपकपी वाला बुखार किस बीमारी से संबंधित है, तो हमने आपको ऊपर बताया है, निमोनिया, ठीक है, राइगर निमोनिया, ठीक है, निमोनिया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निमोनिया में शीत कपकपी के साथ बुखार आता है, क्लियर। या आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। 17 जो 8 का 18 और 19 टॉपिक है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 आएगा, हो सकता है पार्ट 3 भी आए, लेकिन 2 पार्ट से ज़्यादा नहीं हम बताएंगे, ठीक है, 2 पार्ट में ही कवर कर देंगे, पार्ट 2 में ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप इसका नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लें, अगर नहीं बनाए तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें, चाहे वीडियो देख के बना लें, चाहे फिर PDF आप ले सकते हो, 200 फ़ी है, ठीक है, अभी 200 फ़ी है, और 38 टॉपिक का PDF देना यार 200 रुपये में कहीं ऊँट के मुंह में जीरा वाला बात होगा, ठीक है। तो 200 रुपये ज़्यादा फी नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है भैया, आपको वीडियो मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, लाइव नहीं। टाइम आपकी महत्व को समझता हूँ, ये नहीं कि मैं आपके लाइव फालतू की बातें करते जाएं, आप सबके कमेंट पढ़ते जाएं और एक प्रश्न में 2-2 मिनट लगाएं, तो ऐसा अपने अंदर नहीं है। एज अ खुद मैं स्टूडेंट हो के आपके बारे में सोचता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ,
ठीक है। तो अपने अंदर अलग ही क्वालिटी है, अन्य लोगों की तुलना में हम डिफरेंस है, ये आप सभी को पता है जो शुरू से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो भैया लाइक और शेयर कर सकते हो, हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है। और जल्द से जल्द ये 1K व्यू, ठीक है, 1K व्यू कंप्लीट कर दिया करिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आ जाए, ठीक है इसका। तो उम्मीद करते हैं ये 1K व्यू आज ही या कल की तक ही आप कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाई देगा। देखिए मुझे लालच और सब्सक्राइबर का ये सब लालच नहीं रहता है, सब्सक्राइबर व्यू का लालच नहीं रहता है, सभी को पता है। अगर मैं ये लालच रखता, अगर मैं चाहता मुझे फॉलोअर बढ़ाना है, मुझे ये करना है, तो भैया आज मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने वो काम किया है जो लोग नहीं करते हैं, मैंने वो काम किया है जो लोग नहीं करते हैं, और वो काम करता हूँ आप लोगों के लिए जो आपको इवन कोई सगा भाई तक नहीं करता होगा, ये चीज़ मैं करता हूँ भैया, ठीक है। आप सभी को पता है, जो पुराने लोग हैं अच्छे तरीके से पता है, और जो नए लोग हैं नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियो जाके 2-3 महीने पहले का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 3-4 महीने पहले का वीडियो देख लीजिए, 1 साल पहले का वीडियो देख लीजिए, आपको हमारे बारे में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। आप सोचेंगे कि कहाँ पे ये छिपे हुए थे, ठीक है। काश बहुत पहले मिल जाते तो हम बहुत सारी चीज़ें इनसे सीख जाते, और सही बात है सीख जाते, आपने पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ आपको सिखा दिया जाता। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।